Hello friends, welcome to Evolution. In this video, I'll be talking about joint forest management. Joint forest management आपने बहुत बार सुना होगा कि this is a very progressive way of managing a forest. एक forest को अच्छी तरह से manage करने के लिए आपको लोगों का मदद चाहिए. So उस लोगों को involve करके जो हमने एक group बनाया है, that is called as a joint forest management policy. So ये topic हम क्यों discuss कर रहे हैं? Because this is a topic which has been asked as a question in Indian Forest Service Mains 2023 जो पेपर 1 सेक्शन में पूछा गया था कि write a note on the gender issues in joint forest management. Okay, so this was a question for 8 marks and so हम लोग पूरा का पूरा joint forest management को समझते हैं and then we will move on to the gender issues. So what are the things we'll be covering here? First of all, हम लोग बात करते हैं कि joint forest management का origin कहाँ से हुआ. So what is joint forest management? उसका genesis कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, then उसका structure क्या है, then joint forest management fund कैसे manage करते हैं, what are the challenges और उसका gender issues. Okay. So this is a general layout of how we are going on with this topic. So सबसे पहले introduction. See, joint forest management जो है, this is a concept of combining the two most important factors related to the forest. सबसे पहले forest को लेके एक होता है हमारा forest का owner, okay, and दूसरा होता है forest का user. फॉरेस्ट का ओनर जो है वो हमेशा गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है. सो दिस इज द ओनर एंड यूजर जो है दोज आर द पब्लिक, जनरल पब्लिक या जो विलेजर्स बोलते हैं, जो फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करते हैं, उसके ऊपर उनका पूरा लाइफ डिपेंडेंट रहता है, या फ्यूलवुड के लिए या छोटे छोटे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग डिपेंडेंट होते हैं फॉरेस्ट के ऊपर. सो दोज आर द यूजर्स. सो दिस इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट यूजर्स एंड ओनर्स. ओके, सो वी आर कंबाइनिंग द यूजर्स एंड ओनर्स टुगेदर टू मैनेज द फॉरेस्ट. हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं साथ साथ में, और उसके साथ शेयरिंग द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स एक्चुअली हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है usufruct. सो बेनिफिट्स जो है वो एक तरफ का हो गया, मतलब कि एक रिसोर्स से कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितना फायदा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिट. अब usufruct है, usufruct एक स्पेशल टाइप का बेनिफिट है जिससे हम लोग सस्टेनेबली एक रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो इन ए मैनर कि इट इज एबल टू रिप्लेनिश इटसेल्फ. ओके, सो उसको ओवर यूज नहीं कर रहे हो, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड usufruct, सस्टेनेबल obtaining ऑफ बेनिफिट्स. सो usufruct शेयर कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि ये जो यूजर्स है वो मैनेज भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. उसमें जो फायदा आ रहा है फॉरेस्ट से, उसका फायदा दोनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो जनरल पब्लिक है, विलेजर्स है, दोनों को मिल रहा है. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो ये जनरल इंट्रोडक्शन है. सो ये शुरू कब हुआ, जेनेसिस. सो जो फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बिगिनिंग है, द हिस्ट्री है, सो इट स्टार्ट्स समवेयर इन 1980s इन ए प्लेस कॉल्ड एज अरावली. अरावली एक रेंज है वेस्ट बंगाल में. सो यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है साल का, शोरिया रोबस्टा.
सो अराबारी में इन 1980s एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर थे जिनका नाम था अजीत कुमार बैनर्जी। अजीत कुमार बैनर्जी IFS। सो वो अराबारी का इंचार्ज थे और वो फॉरेस्ट में एक रिसर्च कर रहे थे। सो ही वाज डूइंग सम रिसर्च इन द साल फॉरेस्ट इन अराबारी। पर वो जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था फ्रॉम द लोकल पीपल। वहाँ के जो लोकल विलेजर्स है अराबारी के, सो द विलेजेस फ्रॉम इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट के अगल बगल में जो विलेजेस है वहाँ पे जो लोकलिट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। वो लोग हर दिन आते थे लकड़ी कलेक्ट करने के लिए, पत्ते कलेक्ट करने के लिए और टिम्बर लेके जाते थे। बहुत डिस्टर्ब होता था, इनका एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत डिस्टर्ब होता था। और फॉरेस्ट के तरफ से ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं था, गाइडलाइंस नहीं था कि लोग नहीं आना है, ये TFP नहीं कलेक्ट करना है, कि बहुत ज़्यादा वैक्यूम था। सो इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौर पे एक कमिटी बनाया। सो जिसका नाम उन्होंने रख दिया कि एडहॉक के एक टेम्पररी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी। एक फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटी बनाया टेम्पररी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ भी इन्वॉल्व थे और जो विलेजर्स है, लोकल विलेजर्स, वहाँ का लोग भी इन्वॉल्व थे। दोनों मिलके एक कमिटी बनाए और जो यूजर्स थे उनको ही जॉब दिया गया कि आप लोग को ही इसका प्रोटेक्ट करना है, इसका चोरी बिना हो देखना है कि चोरी ना हो एंड उसको मैनेज करना है। सो इस टाइप का एक सेटअप बनाया उन्होंने। सो इस पूरा मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट अराउंड 112 फैमिलीज इन्वॉल्व थे एंड 612 फैमिलीज इन्वॉल्व थे एंड अराउंड 12,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है उसको मैनेज कर रहे थे। ओके, सो इतना पूरा फॉरेस्ट को मैनेज करने में सक्सेस हुआ एंड ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी उससे बेनिफिट मिला ये पूरा फैमिलीज के साथ शेयर किया गया। सो पूरा विलेजर्स भी बहुत खुश थे एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नुकसान भी नहीं हुआ था, क्योंकि जो लोग उसका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वही लोग उसको प्रोटेक्ट करने में लग गए थे। सो इस तरह एक एडहॉक कमिटी बना एंड ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। दिस वाज अ हाईली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में स्प्रेड हुआ और इसके बाद ये पूरा नेशनल वाइज न्यूज़ बन गया, एक कवर स्टोरी बन गया जिससे पूरा नेशन वाइड सो ये प्रपोज किया कि प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग द अराबारी एक्सपेरिमेंट। इसको लेके 1988 में जब हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया, सो द थर्ड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 में, उसमें स्पेसिफिकली एक इंस्ट्रक्शन दिया गया वेयर दे वर टू एंश्योर पीपल्स पार्टिसिपेशन peaceful participation including women for protection, management of forest. So forest को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए there should be massive involvement of people involving women। ये एक गाइडलाइन था 1988 में। बाद में एक 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस निकाला। सो देयर वाज अ गाइडलाइंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट guideline. So this was released by Government of India in
1990। सो ये एक जेनेसिस था। सबसे पहले आराबारी में शुरू हुआ था। सो साल फॉरेस्ट में अंडर अजीत कुमार बनर्जी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट तौर पे एक एडॉक कमेटी बना के ट्राई किया कि हम लोग लोकलेट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए। तो वो बहुत ही सक्सेसफुली निकाला गया। इतना सक्सेसफुल था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद एक गाइडलाइंस निकाला, नेशनल गाइडलाइंस निकाला कि ये जो मॉडल है ये पूरा देश में होना चाहिए। सो दैट इज द जेनेसिस ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज विलेज फॉरेस्ट कमिटी स्ट्रक्चर? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है विलेज फॉरेस्ट कमिटी। तो विलेज फॉरेस्ट कमिटी है, ये एक ग्रुप है जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर होता है। सो विच हैज द मेंबर्स ऑफ द विलेजेस। इसमें कौन कौन मेंबर्स है? सो इससे सबसे पहले तो एवरी मेल एंड फीमेल ऑफ द फैमिली। गांव में जितने भी फैमिलीज है, जितने भी लोग हैं इंडिविजुअल, हर एक फैमिली से एक मेल और एक मेंबर इसका मेंबर होना चाहिए। सो दैट इज अ थिंग। एंड इसको ज्वाइन करने के लिए वेरी मिनिमम फी रखा गया है। बहुत ही कम फीस लगता है इसको ज्वाइन करने के लिए, बट देर इज अ स्मॉल फी, क्योंकि बिना पैसे के जस्ट ज्वाइन करने के लिए इट वुड बी ए वेरी वेग थिंग। सो इसलिए एक छोटा सा फीस रखा गया था। सो देयर विल बी वेरी मिनिमम फीस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर था, RFO, so he would be the member secretary, okay, so member secretary of village forest committee। और इसमें ऐसा था कि जो फैमिली इसको ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको फॉरेस्ट का यूज करने के लिए राइट्स नहीं थे। दे वुड नॉट बी गिवन राइट टू द फॉरेस्ट यूजेज एंड दे विल नॉट बी गिवन और शेयर्ड एनी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट। सो इसीलिए एक कंपल्सरी था ताकि पूरा का पूरा विलेज का जो मेंबर्स है वो फैमिलीज है, उसमें एक मेल और एक फीमेल इसका मेंबर बने। तो यहाँ से विलेज फॉरेस्ट कमेटी से एक ग्रुप बनाया जाता था जिसका था कि इट वाज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक एग्जीक्यूटिव कमेटी था जिसमें अराउंड 5 से 15 मेंबर्स होते थे। ओके, सो इसमें ऐसा था कि इसका जो मेंबर्स थे, सो उस मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते थे। ओके, सो कहाँ से? एक एक हैमलेट से एक एक को हैमलेट करते थे। अगर बहुत बड़ा विलेज है कि 2-3 हैमलेट होगा, छोटे छोटे विलेज है कि पूरा मिला के एक हैमलेट होगा, एक हैमलेट ले एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्शन होता था। उस इलेक्शन में हम लोग चूज करते थे कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर कौन है। और इसमें कंपलसरी जो पंचायत मेंबर्स वो रहते थे। ओके, सो पंचायत मेंबर्स, और इनमें से एक हम लोग चुनते थे प्रेसिडेंट को थ्रू अगेन इलेक्शंस। Okay, so there would be a president of the village forest committee, president of the executive committee, और
पूरा का पूरा गांव का जो हर एक मेल एंड फीमेल है वो इनके मेंबर्स थे. सो दिस वाज द सेटअप. और पूरा विलेज फॉरेस्ट कमेटी से हम लोग एक छोटा सा टीम निकालते थे जिसका नाम था एग्जीक्यूटिव कमेटी. और उसमें पंचायत मेंबर्स रहते थे और हर एम्बलेट से इलेक्ट किया हुआ एक मेंबर रहता था. और ये जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी है ये हर साल हर 3 महीने में एक बार मिलता था. सो मीट इन once in 3 months. ओके. और ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी था दे मीट एवरी मंथ. सो इनका जॉब क्या था एग्जीक्यूटिव कमेटी का? सो वो लोग को डिसाइड करना था कि व्हाट आर द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मेंबर का जो है. सो बीट के लिए कौन जाएगा मॉर्निंग और नाइट. सो वर्क प्लान बनाना. ओके. सो माइक्रो प्लान्स, वर्क प्लान्स, प्लांटिंग कहाँ करना है, किस टाइम पे करना है, कौन प्रोटेक्ट करेगा. एंड एवरी इंडिविजुअल वर्क वुड बी डिसाइडेड इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी. वो डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट करते थे. बिकॉज वो इलेक्टेड मेंबर्स थे तो दे वुड कैरी ऑन द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान. तो प्लानिंग बनाते थे एंड ऑल दोस. सो दिस इज द सेटअप ऑफ द विलेज फॉरेस्ट कमिटी अंडर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. अभी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि इसमें एक फंड बनता था. सो दिस इज कॉल्ड एज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फंड. जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फंड है ये खोला जाता था हर एक विलेज फॉरेस्ट कमेटी के लिए. एक नाम दिया जाता था. सो उस विलेज फॉरेस्ट कमेटी के नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाता था इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी. जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है who is the member secretary and जो प्रेसिडेंट है ऑफ द विलेज फॉरेस्ट कमिटी. ओके. इन दोनों के नाम से एक जॉइंट अकाउंट खुलता था. जॉइंट अकाउंट इन नियरेस्ट बैंक और पोस्ट ऑफिस. एक जॉइंट अकाउंट खुलता था मेंबर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के नाम से. तो इस अकाउंट जो है इसको हर साल ऑडिटिंग होता था. सो इसको ऑडिट किया जाता था बाय द IFS और DFO ऑफ द डिवीजन. सो वो लोग हर साल इसको ऑडिटिंग करते थे. अभी इस फंड के लिए कहाँ से पैसे आएगा? ओके. सो वेयर द मनी कम्स फ्रॉम. सो यहाँ के लिए पैसे कहाँ से आते थे? सो सबसे पहले जो पैसे आता था वो आता था हमारा मेंबरशिप फीस से. जो मेंबर्स बनता है उनके फीस से बनता था. बाकी जो भी फाइन्स या पेनाल्टी लगाए गए, कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन होता है कि इस महीने में गाय को नहीं लेके जाना है, ग्रेजिंग के लिए नहीं जाना है, इसमें पत्ता नहीं तोड़ना है, इस सीजन में लकड़ी नहीं तोड़ना है. सो फिर भी कुछ लोग जाके कर देते तो उनको फाइन लगता है. सो उस फाइन को जो पैसा है वो सब इस अकाउंट में आता था. देन स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयरिंग है उससे आता था. सो बहुत सारे NGOs से डोनेशंस मिलता था और जो लोकल पॉलिटिशियंस है
उनसे भी होता था. सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर. यहाँ से पैसे आता था. एंड फाइनली जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो टिम्बर हो सकता है, उसको बेचने से जो प्रॉफिट आएगा उसका भी एक शेयर यहाँ पे आता था. ओके, सो एनटीएफपी या टिम्बर प्रोडक्ट्स, सो वहाँ का फंड भी आते थे. सो दिस इज द फंड विच यूज टू कम. अभी ये जो फंड इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, सो वो कहाँ जाएगा? सो वेयर द मनी गोस, कहाँ जाएगा? सी, जब हम बोलते हैं कि लोगों को, लोकल विलेजर्स को आप इन्वॉल्व करो प्रोटेक्शन में, मैनेजमेंट में, और उसके साथ बेनिफिट शेयर करो, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जो बेनिफिट आएगा, जो विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड में, विलेज फॉरेस्ट कमिटी फंड में इकट्ठा होगा, उस पैसे को डिवाइड कर देंगे, सबको पैसे नहीं देंगे. सो पैसे दिया तो तुरंत खर्च हो जाएगा, वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो फंड है उससे हम लोग बेनिफिट अलग तरीके से देते हैं कि हम लोग क्या क्या इसका यूज़ करा सकते हैं, ताकि ये जो फंड है ये यूज़ हो तो पूरा विलेजर्स को हो और बहुत लंबे समय तक हो. सो सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ करेंगे इन गिविंग ट्रेनिंग. जो लोकलेट्स है उनको एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया, जो विलेजर्स है उनको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाएगा. सो उनको हम लोग अलग अलग स्पेशलिस्ट्स को बुला के ट्रेनिंग दिलवाएंगे. किस किस चीज़ का ट्रेनिंग क्या हो सकता है कि वो बास्केट मेकिंग में हो, okay, या मैट मेकिंग में, या अगरबत्ती मेकिंग में, और या फिर कुछ फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स में, रोप मेकिंग. सो बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट बेस्ड प्रोफेशंस है जिसमें उनको स्पेशलाइजेशन नहीं होता, हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे इन चीज़ों में. सो इसका जो ट्रेनिंग मिलता है हम लोग उनका सेटअप करेंगे. उस पैसे से हम लोग एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करा सकते हैं. सो लोकलेट्स को हम लोग सॉफ्ट लोन दे सकते हैं विथ वेरी लो इंटरेस्ट. उनका बच्चों का एजुकेशन के लिए स्पेंड कर सकते हैं. ऐसा चीज़ करेंगे, ऐसा ही स्पेंड करेंगे कि पूरा का पूरा कम्युनिटी के लिए वो हेल्पफुल हो. ऐसा कोई कम्युनिटी भवन बना दिया जो सबका फ़ायदा का हो, या ऐसा कुछ कॉमन रिसोर्स सेंटर बना दिया जिससे सबका फ़ायदा हो. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर दिया. किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको सॉफ्ट लोन दे दिया, या उनको ट्रेनिंग दिलवा दिया और एम्पावर कर दिया, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कर दिया ताकि वो अपना लाइफ खुद देख सकें. सो दिस इज व्हाट द थिंग इज अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फंड. सो इसको हम लोग विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड. ओके, सो VFDF. सो ये है, यहाँ से पैसे आएगा और इस तरीके से पैसे को खर्च किया जाएगा. सो दैट इज अबाउट द विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? सो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक विलेजेस में हमारा जेंडर इश्यूज सबसे बड़ी दिक्कत है. हम लोग बोलते हैं कि मेल और फीमेल दोनों मेंबर होना चाहिए, मगर जो औरतें होती है, वुमेन होती है, बहुत शाई होती है, वो कभी बाहर नहीं आना चाहती. अभी भी बहुत सारे विलेजेस में इट्स मेल डोमिनेंट विलेज, वो नहीं चाहता है कि बीवी आके पूरा सबके
बीच में बैठे, तो एक बहुत अलग तरीका का कल्चरल हिंडरेंस है जिसकी वजह से ये वुमेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। इवन दो फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला वुमेन ही है, सो मैन विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और एनी सच एक्टिविटीज़। जो फॉरेस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं उधर लकड़ी लाने के लिए या कोई भी प्रोडक्ट्स लाने के लिए, वो वुमेन ही जाती है फॉरेस्ट के लिए। सो सबसे ज़्यादा यूज़र वुमेन ही है, तो वुमेन को लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें। एंड दूसरा है कि इंटर विलेज एनिमिटी। सो एक दूसरे का विलेज का एनिमिटी जो होता है कि उस गांव वाले आए तो हम नहीं आएंगे, सो ये आए तो वो नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, या किसी अलग अलग पार्टी से होते हैं, या अंदर कुछ बहुत उनका पर्सनल रीजंस रहता है, इसलिए वो लोग नहीं आ पाते क्योंकि बहुत सारा विलेजेस के बीच में दुश्मनी रहता है। सो तीसरा है कि इंट्रा विलेज एनिमिटी, ना कि सिर्फ विलेज और विलेज के बीच में एनिमिटी होती है, विलेज के अंदर ही बहुत सारे लोगों के बीच में एनिमिटी होती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, चाहे वो मतलब कम्युनिटी के साथ हो गया या पार्टी अलाइनेशन के पास साथ हो गया या कोई भी पर्सनल रीजंस, इसके लिए उनका एनिमिटी रहता है। देन सबसे ज़्यादा हिंडरेंस है कैस्टिज्म। अभी भी गांव में कैस्टिज्म बहुत ज़्यादा है। सो कोई भी अपर कैस्ट के लोग लोअर कैस्ट के जो लोग हैं उनके बराबरी में बैठना नहीं चाहते। सो अगर बैठा तो उनको इंसल्ट समझते हैं। तो इस तरह का हायरार्किकल ऑर्डर लेके हम लोग विलेज फॉरेस्ट कमेटी को नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, छूट जाते हैं, कि उनको आगे नहीं आते। सो तीसरा है लैक ऑफ अवेयरनेस। आप कितने भी कन्विंस करो, अब लोग बाग मानते नहीं हैं, उनको भरोसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट सर्विसेज हम कोई भलाई कर सकते हैं। सो वो लोग जानना ही नहीं चाहते, वो अपने अपने दुनिया में खुश है, वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनका टाइम छोड़ के नहीं आ सकते। वो एक है, अवेयरनेस भी है, और लैक ऑफ टाइम स्पेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, डेफिनेटली उसमें बिजी रहते हैं। सो करप्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, कभी कभार बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो करप्ट हो जाते हैं और पूरा पैसे खा लेते हैं, उससे ट्रस्ट ब्रेक होता है और कभी हिम्मत नहीं करते आने के लिए। सो वो एक रीज़न है। देन उसमें एक और कंस्ट्रेंट है कि लैक ऑफ फंडिंग। जो जितने भी छोटे छोटे अमाउंट कलेक्ट करने के बावजूद भी उतना अमाउंट इकट्ठा नहीं होता जिससे हम लोग बाकी सारे फैसिलिटीज दे सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस इन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। सो इसके लिए हम लोग बहुत ये कर सकते हैं कि वी कैन इन्वॉल्व द एनजीओस। जो एनजीओस हैं दे विल एक्ट एज अ ब्रिज। ये ब्रिज बन सकते हैं बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द विलेजर्स। सो दोनों के बीच में ब्रिज बन सकते हैं। ऐसे कोई डिस्प्यूट्स है तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सो वो जानते हैं कि लोकल का सिचुएशन क्या है, उनका प्रॉब्लम्स क्या है। तो विलेजर्स सिर्फ एनजीओस का मेंबर ही को ही ट्रस्ट करते हैं। इनिशियली इवन विलेज फॉरेस्ट कमेटी बनने से पहले ही हमको इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके हेल्प से ही एक कमेटी बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को ट्रस्ट करते हैं विलेजर्स, एंड वो लोग इनपुट्स दे सकते हैं। क्या सो उनको हम लोग मेंबर भी बना सकते हैं इन द विलेज फॉरेस्ट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी। सो दो लोग फंडिंग को भी अरेंज कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एनजीओस को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए इन दिस विलेज फॉरेस्ट कमेटी।
Now, gender issues. See, gender is a big problem in India even today, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल्चरल बैरियर से हमारा कल्चर और हिस्ट्री ऐसा है कि वुमेन हैज़ ऑलवेज बीन अ पर्सन हु इज सप्रेस्ड इन द एंटायर सोसाइटी. हमारा सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसलिए हमेशा से वुमेन को सप्रेस करते आए हैं. बहुत सारी जगह ये चेंज हो चुका है, बट अभी भी विलेजेस में ऐसा ही है. सो जेंडर इश्यू बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा और वुमेन को इन्वॉल्व ही नहीं कर दिया जाएगा. तो इसकी वजह से हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स में आते हैं. सो अगर इस प्रॉब्लम को हमें हटाना है तो क्या करना है, व्हाट आर द थिंग्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपल्सरी मेंबरशिप बना सकते हैं. जो वुमेन है या फॉरेस्ट यूजर्स है वो कंपल्सरीली इसका मेंबर बनना ही है, नहीं तो फॉरेस्ट को यूज करने नहीं दिया जाएगा. क्योंकि जब तक वो कंपल्सरीली जब मेंबर ना बने हम लोग उसको यूज नहीं करने देना चाहिए. क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यूजर्स है वो वुमेन ही है. वुमेन ही जाती है जो फ्यूल लाने के लिए, फ्यूल या लकड़ी लाने के लिए या फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स लाने के लिए. तो जब ये हो गया तो डेफिनेटली उनको यूज़ करना ही है फॉरेस्ट, तो इसलिए वो कंपलसरी बनेंगे. सो सब. और दूसरा आइडिया है कि मेक यूज़ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके हम लोग मेंबर्स को और वुमेन को परसुएस कर सकते हैं आने के लिए. उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये इससे फ़ायदा क्या है, क्या क्या हो सकता है. सो उनके जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं. और हमारा जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी है या एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये उसमें रिजर्व करा सकते हैं एक सीट वुमेन के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं. सो उनको बोलने के लिए इंस्पायर करना है एंड वी शुड मेक देम स्पीक. सो वो आके सिर्फ बैठ के उठ के जाने के लिए आते नहीं है, तो उनको बोलने के लिए देना है. उनको हम लोग सपोर्ट करना चाहिए कि आप अपना व्यूज़ रखें. सो उनका जो व्यूज़ है उनको सुनना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए. सो दैट शी डोंट फील लाइक शी इज़ बीन इग्नोर्ड. सो उनका जो डिसीशंस है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए. सो उनके लिए स्पेशल बेनिफिट्स रखना चाहिए. देन एनजीओज की मदद से हम लोग कर सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो उनमें. हम लोग उनको एजुकेट भी कर सकते हैं. सो ये सब चीज़ें करने से हम लोग जेंडर इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं या जेंडर डिस्पैरिटी जो है सोसाइटी में उसको दूर कर सकते हैं. और हम लोग वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो ये ट्राई कर सकते हैं. वी कैन मेक श्योर दैट द वुमेन इज पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मोर एंड मोर. सो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट था और ये आज का टॉपिक था.
और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा और वो जो क्वेश्चन पूछा था उसको आप 8 मार्क्स के लिए अच्छे से लिख पाएंगे। सो इसी तरह का वीडियो के लिए हमारा चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, उसको देखिए और ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच।